नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे बीच है रवि त्रिपाठी जी, बीजेपी अवध से। आज हम करेंगे इनसे कुछ राजनीति से, ज्ञान से रिलेटेड चर्चा, और कुछ मज़ेदार बातें होगी और कुछ ऐसी बातें होगी जो जानने योग्य है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में रवि जी। धन्यवाद बहन जी, विशेष आज आप इस महाकुंभ में आए हैं, तो यहाँ पर आकर तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि में आकर के आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि हमारे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हुए हैं जी। और सारे संसार के लोग प्रयाग में आ रहे हैं और मैं तो अयोध्यावासी हूँ। इस कारण से हमारी पूर्वजों की परंपरा से हम लोग सांस्कृतिक पद्धति से, प्रक्रिया से जुड़े हैं। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ, आनंद भी है। समाज की एक विभिन्न प्रकार की धाराओं का एक स्थान पर मिलन हो रहा है जी। और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। अच्छा लग रहा है। जी। आप राजनीति से भी जुड़े हैं बीजेपी में। आपकी विशेष इस समय कौन सी सेवाएं हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा जागरूक भारतीय करिए। जनता पार्टी में अवध क्षेत्र का मैं विदेश संपर्क विभाग का संयोजक हूँ। जी। तो इस दायित्व के नाते जो हमारे अवध क्षेत्र के एनआरआईज हैं, भारत के अतिरिक्त अलग अलग देशों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे संपर्क में रहना, उनके परिवार के लोगों से संपर्क में रहना, सरकार, संगठन और एनआरआईज और उनके परिवार, जी। इनके बीच में समन्वय का दायित्व अवध क्षेत्र के लिए मेरे पास है। जी। जी। क्योंकि आप राजनीति में है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आदर्श नेता कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मैं जब 2011 में एमटेक की पढ़ाई कर रहा था, जी। उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन जैसा इस देश में था और उस समय एक राजनीतिक सुचिता संपन्न व्यक्ति की तलाश इस देश को थी। और आपके भी ध्यान में होगा कि पिछले 10-15 वर्षों में एक बड़ा ट्रांजिशन फेज़ आया। प्रत्येक नौजवान भी, बूढ़े बुजुर्ग भी, और मैं तो ये कहूँगा कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोगों की नज़र इस बात पर थी कि भारत को भारत मानकर कौन काम कर सकता है। जी। और नेशन फर्स्ट की इस धारणा से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अन्याय अत्याचार ना करते हुए ऐसा समाज के लिए, देश के लिए काम करे, ऐसा नेतृत्व चाहिए। आगे भी ज़रूरत है और अभी भी उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है और समाज को तलाश भी रहती है। जी। राजनीति और धर्म की अगर बात करें, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? देखिए, मैं अयोध्यावासी हूँ जी। और भगवान राम का नाम लेते हैं तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान और राजा, सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में अगर राम हो सकते हैं, जी। जो हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र भी है, जी। तो इसका सीधा अर्थ है कि राजनीति और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं है। जी। और जब हम राजनीति को अपने सर्वोत्तम कर्तव्यों के रूप में स्वीकार करते हैं और हम अपने कर्तव्यों को धर्म के आधार पर विकसित करते हैं, तो राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक ही हैं। जी। उसमें कहीं कोई दूरी नहीं है, कहीं कोई वैमनस्यता नहीं है। हमारे इस भारत देश को हम विकसित करना चाहते हैं, हम सबकी यही आस है। तो इसके लिए विशेष में ऐसी कौन सी एरियाज़ है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है? एक तो बड़ा मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश जी। के नौजवानों में बड़ी संख्या में उनका जो काम का कौशल है, जी। अनेकों वर्षों की गुलामी के कारण से बहुत सारे लोगों का अपना जो स्व का अनुभूति थी, अपना गौरव था, जी। उससे कहीं न कहीं हम पीछे रह जाते हैं। हुँ। और जब किसी से पूछा जाता है कि आप कर क्या सकते हैं, सबको तो एक जैसा काम नहीं कर सकते, तो जी। अलग-अलग लोगों में अलग-अलग विधाओं का विकास होना चाहिए। जी। और अभी सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, समाज भी इस पर प्रयास कर रहा है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट भी एक बड़ा विषय है। तो जी। मुझे लगता है कि देश के विकास में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान हो जी। और सभी 140 करोड़ देशवासी देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें, तो सबको अपनी-अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा का विकास करते हुए और देश को प्राथमिकता देते हुए समाज में काम करें, तो देश विकसित हो सकता है। एक व्यक्ति किसी इतने बड़े देश को आगे ले जाए, तो हमें सभी को अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए
और भारत माता को विकसित करने के लिए काम करें तो हमारा देश विकसित होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों की तलाश भी कर रहे हैं जो समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्व दे सकते हों अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा और योग्यता के आधार पर। मुझे लगता है कि सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। आज के समय में अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है तो हमारा जो ये स्किल्ड होना है, हमें स्किलफुल होने में बहुत मदद की है इसने। पर साथ ही साथ में इसके ग्रोथ के साथ-साथ में देखा जा रहा है कि बेरोज़गारी भी आज संसार में बढ़ती जा रही है। तो इसके प्रति आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण से या टेक्नोलॉजी के कारण बेरोज़गारी नहीं बढ़ती है। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या विज्ञान का कोई भी आविष्कार हो, अगर हम उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं तो ये हमारे लिए संभावनाओं के अपार अवसर भी देता है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिस्टम हो, वो हमारी योग्यता को बढ़ाते भी हैं। और ऐसे नए-नए क्षेत्र भी खुल रहे हैं जहाँ पर आज से 50 साल पहले सोशल मीडिया का एक इवेंट होगा इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। जी, आज हम जिस तरीके से मैं और आप बैठकर बात कर रहे हैं, ये ऐसा 100 साल पहले कहाँ, लेकिन आज ये भी एक रोज़गार का क्षेत्र है। जी, तो जी, मुझे लगता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी या विज्ञान का आविष्कार बेरोज़गारी नहीं बढ़ाता है, जी, वो संभावनाओं को और विकसित करता है। बस ये है कि हम उसको लेते किस प्रकार से हैं, जी, हम उस तरीके से अपने आप को विकसित कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। जी। रवि जी, जैसे आज के समय की अगर बात करें तो क्या हमारा देश एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? मैंने जैसा बताया कि मैं विदेश संपर्क विभाग का दायित्व है मेरे पास, मेरी पार्टी ने दिया है। जी, तो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जो हमारे भारतीय हैं, उनके साथ मेरा समन्वय संपर्क होता रहता है और वो लोग आते हैं। तो इस समय जिस तरीके से देश और देशवासियों के प्रति सारे विश्व का विश्वास बढ़ा है जी, और हमारे लोगों में भी आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है, तो निश्चित रूप से हमारा देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बस हमें अपने कर्तव्यों का और अब हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ा और फ़ोकस होने की ज़रूरत है। जी। युवाओं के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे जो वे भी राजनीति में भाग लें और इसमें और सक्रिय हो इस दिशा में? हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आजकल युवाओं में एक जो ट्रेंड मैं देखता हूँ, कम समय में ज़्यादा धनवान बनना या अनैतिक रूप से भी राजनीति के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से किसी भी प्रकार से वो जो अपनी सुख सुविधाओं की तरफ फ़ोकस कर रहे हैं, इससे थोड़ा-सा अपने आप को रोकने की ज़रूरत है। और अगर वो अपने धर्म आधारित जीवन को जिएँ, अपने जीवन में नैतिकता, सदाचार को विकसित करें और राजनीति में आएँ, तो ऐसे लोगों की तलाश है। और भारत अब अपने स्वतंत्रता के भी अमृत महोत्सव में है। हम अपने गणतंत्र के अमृत महोत्सव में भी हैं। देश के सभी नेतृत्वकर्ताओं की दृष्टि 1947 के बाद 100 वर्ष बाद हम 2047 में कहाँ जाएँगे? तो स्वाभाविक है, स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि अगली सदी यानी 21वीं सदी भारत की सदी होगी, तो स्वाभाविक है उस काम को तो हमें युवाओं को ही करना है। तो हमें जी। अपने पूर्वजों के आदर्शों से सीख करके और देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन नैतिकता और सदाचार को जीवन में प्राथमिकता देना चाहिए। अगर हम आपसे एक ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पर माँगते हैं कि आज के समय में जो गवर्नमेंट हमारे देश को चला रही है, तो उसके लिए अगर आपको रेट करने के लिए कहा जाए 5 में से तो आप कितना रेट करेंगे? मैं 3 करूँगा। ओके। तो ये जो 2 कम है उसके बारे में भी अब थोड़ा-सा वो बताइए? कभी-कभी क्या होता है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं। जी, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। जी, शासन, प्रशासन और प्रजा जी। तीनों मिल कर के ही देश को और देश की राजनीतिक व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं। राइट। ये जो 2 नंबर मैं कम दे रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। परंतु जिस देश में 55% 60% लोग मतदान करते हैं, जी, इसका मतलब बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो राजनीतिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। जी, जी, तो जी, ये सरकार की कमी नहीं है, ये उन जी, 45% लोगों की भी तो कमी है कि हम बिल्कुल। जागरूक नहीं हैं। जी, हम जैसा मतदाता होना चाहिए उसको अपने आप को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम मतदान नहीं करेंगे, अगर हम अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो हमें नेता वैसा कैसे मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि केवल शासन की नीतियों को लागू करने से ही पर्याप्त नहीं होता है। जी, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना भी बहुत अनिवार्य है। जी, कोई भी कानून अगर वो पास कर दिया जाए, कोई अच्छी नीति लागू कर दी जाए, लेकिन देश के नागरिक अगर उसको सहजता से
या उस प्रक्रिया से जैसा वो बनाया गया है, जैसा सोचकर उसको नहीं स्वीकार करेंगे, तो फिर हमें बाधा होगी। और मुझे लगता है कि ये जो 2 नंबर कम पड़ रहा है, वो नागरिक कर्तव्यों के विषय पर हमें विचार करना चाहिए। जी, जी, ये बिल्कुल बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं समझती हूँ कि जी। अगर आज के समय में एक आम जनता में ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि मतदान क्यों ज़रूरी है, उनका वो एक वोट देना भी क्यों मायने रखता है। तो इसके लिए आप कुछ सुझाव, कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? जी। मैं स्वयं भी अपने स्तर पर मैं प्रयास करता हूँ कि जिनका भी मतदान की आयु हो गई है, उन्हें जागरूक होकर के वोटर लिस्ट में अपना नाम डलाना चाहिए। किसी भी प्रकार से जाति, मत, पंथ, भाषा, लिंग, संप्रदाय, भय, विद्वेष इससे ऊपर उठ कर के उन्हें मतदान करना चाहिए। और ऐसी अपार संभावनाएँ हैं नौजवानों के लिए भी, उन्हें भी राजनीति में आगे आना चाहिए। किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी प्रकार से वो अपनी लोकतांत्रिक कर्तव्यों का पालन करें, परंतु उन्हें आगे आकर के और इस प्रक्रिया को अपने हाथ में लेकर स्वीकार करना चाहिए। जी। आप ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में क्या जानते हैं? आज जब आप इस ब्रह्मा कुमारीज़ के परिसर में आए महाकुंभ के, तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगभग महसूस हो 25 रहा है? वर्ष पहले मैं दिल्ली था अपनी पढ़ाई के लिए भी और किसी काम के लिए मैं जब जाता था, तो कहीं-कहीं पर मुझे लिखा दिखता था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जी। तो मेरे मन में एक प्रश्न था, बचपना था हुँ। कि ये कैसा विश्वविद्यालय है और ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या होता है? परंतु मैं अपनी नासमझी के कारण या अपनी उस समय की जैसी व्यस्तताएँ थीं उसमें नहीं जा पाता था। लेकिन इधर 4-5 वर्षों से मैं बहुत नज़दीक गया। मैं श्रद्धेया उषा दीदी से भी मिला, ब्रह्मा कुमारीज़ के कई कार्यक्रमों में भी मैं गया। तो मुझे लगा कि समाज में एक बड़े परिवर्तन की जैसी अपेक्षा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय उस पे काम कर रहा है और इसको प्रत्येक नागरिक तक, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी हमारा ये संस्थान काम कर रहा है। तो अच्छा है, मुझे लग इसके साथ जुड़ कर के बहुत आनंद आ रहा है। ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है, नए-नए विचार भी मुझे जो मेरे पास पहले नहीं थे, उनसे मैं परिचित हो रहा हूँ। तो स्वाभाविक है ये मेरे व्यक्तित्व में भी विकास की नई धाराएँ जोड़ रहा है। जी। आज क्योंकि आप इस पवित्र स्थल पर पहुँचे हैं, तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि पर, पुण्य भूमि पर, तो यहाँ से आप संसार तक, लोगों तक एक क्या संदेश देना चाहेंगे जो मानवता का कल्याण करे? मैं वास्तव में धन्य हूँ, गौरवान्वित हूँ, मैं महाकुंभ में हूँ और ब्रह्मा कुमारी के इस केंद्र पर भी हूँ। तो एक जो सामाजिक समरसता का बड़ा अवसर ये आया है और जिस प्रकार से छोटे-छोटे हिस्सों में हमारा समाज बँट रहा है, हमें उससे ऊपर उठ कर के और अपनी संस्कृति के साथ, देश के पुरातन वैभव के साथ और हमारे पूर्वजों की जो त्याग, तपस्या और समर्पण है, उस आधार पर अपने आप को विकसित करने के लिए हम विकास की, वैज्ञानिकता की तात्कालिक परिस्थितियों में न फँसें और अपने पूर्वजों के जो दिए हुए हमारे लिए नए-नए अवसर भी हैं और उनकी तपस्या और उनकी प्रेरणा के आधार पर जिस तरीके की परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, हम अपने आप को विकसित करें, अपने अंदर ज्ञान और त्याग तपस्या का प्रादुर्भाव हो हमारे अंदर, इसके लिए प्रयास करें। सभी से मैं आग्रह करूँगा कि वो अपने जीवन में समर्पण को प्राथमिकता देते हुए समाज के लिए समर्पित हों। रवि जी, आज आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बातचीत करके हमें राजनीति को देखने का एक नया नज़रिया प्राप्त हुआ है और कई प्रेरणाएँ भी आपसे बातचीत करने के दौरान हमें मिली है, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दोस्तों, आज की मुलाकात से हमने एक महत्वपूर्ण बात को समझा कि मतदान का अधिकार हमारी ताकत है। हमारा एक-एक वोट मायने रखता है। देश के भविष्य में हमारी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब अगली बार चुनाव आए तो अपने इस अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें। इस मैसेज के साथ में अब लेते हैं आपसे विदाई। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।